क्या आपको लगता है कि लाइट्स बंद करने से आप महफूज हो गए हैं? याद रखिए, अंधेरा सिर्फ रोशनी का खत्म होना नहीं है, बल्कि ये इन चीजों के जागने का वक्त है जिन्हें आप देख नहीं सकते। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो आपके जहन के हर बंद दरवाजे को तोड़ देगी। मैं आज आपका सुकून छीनने और आपकी रातों की नींद हराम करने आया हूं। अगर आपका दिल कमजोर है तो अभी ये वीडियो बंद कर दें, क्योंकि अब पीछे मुड़ने का रास्ता खत्म हो चुका है। कराची के साहिल पर फैला हुआ ये इलाका जितना पुरसुकून नजर आता है, इसकी गहराई में इतने ही भयानक राज दफन है। ये जिक्र है एक ऐसी ही रात का जब बादलों ने चांद को छुपा रखा था और समंदर की लहरों का शोर आम दिनों से कहीं ज्यादा बुलंद और खौफनाक था। फरहान, जो एक निजी बैंक में अफसर था, DHA फेज 8 में अपने नए घर की तामीर का मुआयना करने के लिए रात गए वहां से गुजर रहा था। इसे वहम व गुमान भी नहीं था कि ये सुनसान सड़कें इसे एक ऐसी हकीकत से रोशनास कराएंगी जिसका तसव्वुर कोई जी होश इंसान नहीं कर सकता। जैसे ही फरहान की गाड़ी खाबान कासिम के आखिरी सिरे पर पहुंची, जहां इस वक्त स्ट्रीट लाइट्स का नाम और निशान नहीं था, गाड़ी के हेडलाइट्स की रोशनी में इसे सड़क के बीचों बीच एक अजीब सी रुकावट नजर आई। इसने गाड़ी रोकी तो देखा कि वहां पुराने जमाने की एक बड़ी सी लकड़ी की संदूक पड़ी थी। इसे हैरत हुई कि इतनी महंगी और जदीद आबादी में ये पुरानी चीज कहां से आई। इसने हिम्मत की और गाड़ी से बाहर निकला ताकि इसे सड़क से हटा सके। जैसे ही इसने इस संदूक को हाथ लगाया, इसे एक ऐसी ठंडक महसूस हुई जैसे इसने बर्फ के ब्लॉक को छू लिया हो। वो संदूक लकड़ी का नहीं बल्कि इंसानी हड्डियों जैसी किसी सख्त और जर्द चीज का बना हुआ महसूस हो रहा था। अचानक समंदर की तरफ से आने वाली हवा का रुख बदला और फिजा में सड़े हुए गोश्त और काफूर की मिली जली बो फैल गई। फरहान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने सोचा कि इसे फौरन यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, इसे महसूस हुआ कि इसकी गाड़ी की पिछली नशिस्त पर कोई बैठा है। हेडलाइट्स की मध्यम रोशनी में इसे सिर्फ एक लंबा साया नजर आया जिसका कद इतना था कि इस कसर गाड़ी की छत से टकरा रहा था। वो कोई इंसान नहीं था, क्योंकि इसके जिस्म से धुएं जैसी लिपटें निकल रही थीं और उसकी उंगलियां गैर मामूली तौर पर लंबी और नोकीली थीं। फरहान के कदम जमीन में गुड़ गए। वो चीखना चाहता था लेकिन आवाज हल्क में फंस कर रह गई। वो साया आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी से बाहर निकला। इसकी हरकत और सकनात इंसानी नहीं थी। वो किसी टूटी हुई मशीन की तरह झुरझुरी लेता हुआ बाहर आया। इसके लिबास का रंग मटियाला था, जैसे इसे बरसों पहले कब्र से निकाला गया हो। इस साये ने अपनी गर्दन एक झटके से फरहान की तरफ मोड़ी। इसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, बल्कि दो गहरे सिया गड़े थे जिनसे एक लैसदार मादा बह रहा था। इसने एक ऐसी आवाज निकाली जो दो धातों के रगड़ने जैसी थी। ये हमारी जमीन है, तुम यहां अपना घर नहीं बना सकते। फरहान ने बदहवासी में गाड़ी की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन इसे यूं लगा जैसे सड़क रबड़ की तरह खींचती जा रही है। वो जितना भागता, गाड़ी इतनी ही दूर होती जाती। इसी लम्हे इसे अपने चारों तरफ से कब्रें खोदने की आवाजें आने लगें। जमीन के अंदर से हड्डियां टूटने और चीखने की आवाजें बुलंद होने लगें। इसे महसूस हुआ कि जमीन के नीचे से अनगिनत हाथ निकल रहे हैं जो इसके टखनों को जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग थे जो शायद सदियों पहले इस साहिली पट्टी पर किसी वबा आजंग में मारे गए थे और जिनकी कब्रों पर आज के जदीद पिलाट काट दिए गए थे। खौफ के इस आलम में फरहान का दम घुटने लगा। वो काला साया अब उसके बिल्कुल सामने था और उसके ठंडे हाथों ने फरहान की गर्दन को जकड़ लिया। इसकी गिरफ्त में ऐसी ताकत थी कि फरहान को अपनी हड्डियां चटकती हुई महसूस हुईं। इसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। फिजा में एक अजीब सा शोर बरपा था, जैसे हजारों रूहें एक साथ मातम कर रही हों। फरहान की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन ऐन इसी वक्त इसे दूर से एक गाड़ी की रोशनी नजर आई। फरहान की आंखें अब तकरीबन बंद हो रही थीं और उसका सांस टूट रहा था, लेकिन सामने से आने वाली गाड़ी की तेज रोशनी ने इस योले को एक लम्हे के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो रोशनी किसी आम गाड़ी की नहीं थी, बल्कि पुलिस की एक पुरानी मोबाइल थी जो गश्त पर निकली थी। जैसे ही मोबाइल करीब आई, वो काला साया धुएं की तरह फिजा में बखर गया और फरहान बेसुध होकर सड़क पर गिर पड़ा। जब इसे होश आया तो वो दो कांस्टेबल्स के दरमियान बैठा था। इनमें से एक बड़ी उम्र का था जिसका नाम खान बाबा था। खान बाबा ने इसे पानी पिलाया और गहरी नजरों से इसे देखते हुए बोला,
बेटा तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि इस मोड़ के बाद इंसानों की बस्ती खत्म हो जाती है? फरहान ने हाँफते हुए अपनी बिपता सुनाई और इस संदूक और साए का जिक्र किया। खान बाबा की रंगत उड़ गई। इसने अपने साथी को इशारा किया कि फौरन यहां से निकलो। गाड़ी में बैठकर खान बाबा ने जो इंकिशाफ किया वो फरहान के लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। इसने बताया कि जिस जगह फरहान अपना घर बना रहा है वो दरअसल उदामन साहिल की वो कदीम पट्टी है जहां अंग्रेजों के दौर में एक ऐसी जेल हुआ करती थी जिसका रिकॉर्ड सरकारी फाइलों से मिटा दिया गया था। वहां बागियों और संगीन मुजरिमों को लाया जाता था और उन्हें ऐसी अजियतें दी जाती थीं जिनका जिक्र सुनकर रूह कांप जाए। जब वो कैदी मर जाते तो उन्हें किसी कफन जनाजे के बगैर इसी रेत में दबा दिया जाता था। खान बाबा ने बताया, वो जो तुमने देखा वो कोई एक रूह नहीं थी, वो इन सैकड़ों मजलूमों के गुस्से की एक शक्ल थी जिनकी हड्डियों पर आज तुम लोग सीमेंट और कंक्रीट खड़ा कर रहे हो। वो संदूक जिसका तुमने जिक्र किया वो दरअसल इस जेल के जल्लाद का सामान था जो मरने के बाद भी अपनी कब्र से बाहर निकलकर उन रूहों की निगरानी करता है। फरहान को अपनी गाड़ी याद आई जो वहीं खिली छूटी थी, लेकिन खान बाबा ने सख्ती से मना कर दिया कि अब वहां वापस जाने का मतलब अपनी मौत को दावत देना है। इसी दौरान पुलिस मोबाइल का वायरलेस अचानक जोर जोर से बजने लगा, लेकिन इसमें से पुलिस कंट्रोल की आवाज के बजाय वही धात जैसी रगड़ की आवाज आने लगी जो फरहान ने इस साए से सुनी थी। वायरलेस से एक करीह आवाज आई, तुम उसे बचा नहीं सकते, इसने हमें छू लिया है, अब ये हमारा है। अचानक पुलिस मोबाइल का इंजन जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। हेडलाइट्स बज गईं और चारों तरफ वही सड़ी हुई बो फैल गई। खान बाबा ने जल्दी से अपनी जेब से एक तस्बीह निकाली, लेकिन जैसे ही इसने पढ़ना शुरू किया गाड़ी के शीशों पर बाहर से किसी ने जोर जोर से ज़रबें लगाना शुरू कर दी। बाहर कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन शीशे ऐसे टूट रहे थे जैसे कोई भारी हथौड़े बरसा रहा हो। फरहान ने देखा कि गाड़ी के फर्श से वही काला लेसदार मादा रिसना शुरू हो गया है जो इस साए के चेहरे से बह रहा था। फिर एक ऐसा हौलनाक मंजर सामने आया जिसने फरहान का रहा सहा हौसला भी खत्म कर दिया। गाड़ी के चारों तरफ से वही लंबी हड्डियों जैसी उंगलियां खिड़कियों के दराजों से अंदर घुसने लगे। वो उंगलियां फरहान की तरफ बढ़ रही थीं। खान बाबा ने इसे जोर से झटका दिया, भागो फरहान, गाड़ी से बाहर निकलो और समंदर की तरफ मत देखना, बस सीधा भागो। फरहान ने दरवाजा खोला और अंधेरे में छलांग लगा दी। इसके पीछे खान बाबा की चीख सुनाई दी, वो आ गए, वो सब आ गए। फरहान ने मोड़कर देखा तो पुलिस मोबाइल के गिर्द सैकड़ों साए जमा थे जो गाड़ी को उलटने की कोशिश कर रहे थे। वो साए सड़क से नहीं बल्कि जमीन के अंदर से बरामद हो रहे थे, जैसे कब्रिस्तान ही जाग उठा हो। फरहान नंगे पांव झाड़ियों और नोकीले पत्थरों पर दौड़ने लगा। इसे महसूस हो रहा था कि इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि एक पूरी फौज है जो इसका पीछा कर रही है। भागते भागते वो एक ऊंचे टीले पर चढ़ा जहां से इसे दूर कुछ रोशनियां नजर आ रही थीं। लेकिन जैसे ही इसने नीचे झांका इसे पता चला कि वो किसी टीले पर नहीं बल्कि इंसानी ढांचों के एक बहुत बड़े ढेर पर खड़ा है। वो हड्डियां जिंदा थीं, वो हरकत कर रही थीं और फरहान को आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर धंसा रही थीं। फरहान का आधा जिस्म उन हरकत करती हड्डियों के ढेर में धंस चुका था। वो जितना निकलने की कोशिश करता वो हड्डियां किसी दलदल की तरह इसे मजीद नीचे खींचती थीं। इसे अपने पांव के नीचे खोपड़ियों के टूटने की आवाजें आ रही थीं और ऐसा महसूस होता था जैसे हजारों ठंडे हाथ इसके लिबास को पकड़कर इसे जमीन की गहराइयों में ले जाना चाहते हैं। इसी आलम बेबसी में इसे खान बाबा की आखिरी आवाज याद आई, समंदर की तरफ मत देखना। लेकिन खौफ के आलम में इंसान वही करता है जिससे इसे रोका गया हो। फरहान ने बेइख्तियार साहिल की तरफ रुख किया और जो मंजर देखा इसने इसकी रूह फना कर दी। समंदर की लहरों से पानी नहीं बल्कि एक काला गाढ़ा मादा निकल रहा था और हर लहर के साथ सैकड़ों ऐसी ह्योले नुमा शक्लें बाहर आ रही थीं जिनके हाथों में लोहे की जंजीरें थीं। वो जंजीरें जमीन पर घिसकने की दिलखराश आवाजें पैदा कर रही थीं। वो सब इस नीम तामीर शदा बंगले की तरफ बढ़ रहे थे जो फरहान का था। अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और सारा मंजर रोशन हो गया। फरहान ने देखा कि इसका वो बंगला जिस पर उसने लाखों रुपए लगाए थे वो अब एक बंगला नहीं बल्कि एक कदीम कैद खाने की शक्ल इख्तियार कर चुका था। दीवारों से खून रस रहा था और उन पर वही पुराना जल्लाद खड़ा था जिसके हाथ में एक लंबा कूड़ा था।
वो जल्लाद फरहान की तरफ देखकर एक भयानक कहकहा लगा रहा था। फरहान को समझ आ गया कि ये जमीन अब उनकी नहीं रही, बल्कि इन रूहों ने इसे वापस छीन लिया है। इसी लम्हे फरहान के हाथ में वो तावीज आया जो उसकी मां ने इसे सफर पर निकलते वक्त दिया था। इसने पूरी ताकत से इसे मुट्ठी में दबाया और चीख कर खुदा को पुकारा। एक जोरदार धमाका हुआ और इसे महसूस हुआ जैसे किसी ने इसे बहुत बुलंदी से नीचे फेंक दिया हो। जब इसकी आंख खिली तो सूरज की पहली किरणें DHA की सड़कों पर पड़ रही थीं। फरहान सड़क के किनारे बेहोश पड़ा था, इसका बदन मिट्टी से लतापत था और उसके कपड़े तार तार थे। करीबी सिक्योरिटी गार्ड ने इसे उठाया और पानी पिलाया। फरहान ने फौरन अपनी गाड़ी और खान बाबा के बारे में पूछा। गार्ड ने इसे हैरत से देखा और बोला, साहिब यहाँ रात को कोई पुलिस मोबाइल नहीं आती और खान बाबा नाम का कोई कांस्टेबल इस इलाके में है ही नहीं। रही आपकी गाड़ी तो वो इस खाली प्लाट के बीचों बीच खड़ी है जहां आपका घर बन रहा था। फरहान लड़खड़ाते कदमों के साथ अपने प्लाट पर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसका दिल डूब गया। वहां कोई बंगला नहीं था, सिर्फ मलबा पड़ा था जैसे किसी जलजले ने सब कुछ तबाह कर दिया हो। इसकी गाड़ी के चारों तरफ इंसानी हाथों के निशानात थे, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि गाड़ी के बोनट पर वही पुराना लकड़ी का संदूक रखा था जो अब खुला हुआ था। इस संदूक के अंदर फरहान के घर के नक्शे पड़े थे जिन पर खून से एक ही जुमला लिखा था, कब्रों पर महल नहीं बनते। फरहान ने इसी वक्त वो जगह छोड़ दी और दोबारा कभी फेज 8 के इस हिस्से की तरफ रुख नहीं किया। आज भी वहां वो प्लाट खाली पड़ा है, कोई भी इसे खरीदने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि चांदनी रातों में आज भी वहां से जंजीरों के घिसटने और एक बूढ़े कांस्टेबल की चीखें सुनाई देती हैं, जो शायद आज भी किसी राहगीर को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। कराची की तमीरात के नीचे ऐसे कितने ही कब्रिस्तान दब गए हैं, लेकिन कुछ रूहें अपनी जमीन का कब्जा कभी नहीं छोड़ती।